नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं बॉलीवुड के आज के दौर के सबसे सफलतम स्क्रीन प्ले राइटरों में से एक निरन भट्ट। हेलो निरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। और ये कार्यक्रम है एक मुलाकात जरूरी है। नहीं, ये बहुत ही अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म है और यू नो प्रिविलेज है आपके साथ बात कर रहा हूँ आज। और स्पेशली लिखावट के बारे में बात हो रही है जी स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में बात हो रही है। जी। राइटिंग के बारे में अपने यहाँ ऐसा है कि ज्यादा बातें होती नहीं है। लेखकों की बातें होती नहीं है, कवियों की बातें होती नहीं है। जी। ज्यादातर बातें होती है फिल्म स्टारों की बातें होती है। फिर अगर कुछ अपने डायरेक्टर से उनकी बातें होती है, लेकिन लेखकों की बातें खासकर फिल्मों में बहुत। कम ही होती है। तो जी। ये एक सौभाग्य है कि आज आपने एक लेखक को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है। एंड इससे होता क्या है कि इससे जो जो लोग लिखना चाहते हैं भविष्य में, उनको जी। प्रेरणा मिलती है कि नहीं, कोई है अपने जैसा भी जो आगे जाके एक प्रोफेशनल राइटर बन सकता है, तो हम भी बन सकते हैं। जी। तो तो इसलिए अ, जरूरी है ये। हाँ। जी। तो निरन, आपका आपके बारे में हमने ये सुना है कि आपने एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जमी जमाई नौकरी को छोड़कर आप राइटिंग की दुनिया में आए थे। आई नो, मतलब ये बातें आप पहले भी कई बार कह चुके होंगे, पर फिर भी एक हाँ। मोटिवेशन के लिए, जो हमारे जैसे आपने बताया कि जो अपकमिंग राइटर्स हैं उनकी मोटिवेशन के लिए आप थोड़ा सा बताइए कि ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए कि एक जमी जमाई नौकरी को छोड़कर आप राइटिंग में आए, जबकि आप ये जानते थे कि बॉलीवुड में बहुत स्ट्रगल है राइटिंग को लेकर, ईजी नहीं है कहीं भी क्लिक कर पाना। तो और दूसरा, हाँ। आपकी फैमिली भी रही होगी जिनको आपको कन्विंस करना था। तो ये थोड़ा सा बताइए कि वो कितना मुश्किल फैसला आपके लिए रहा और कैसे आपने ये सोचा कि मुझे बॉलीवुड में अपने हाथ आजमाने चाहिए। नहीं, एज सच बॉलीवुड में हाथ आजमाने चाहिए ऐसा वो नहीं था मेरा। ओके। मेरा ये था कि मुझे मैं हमेशा से एक क्रिएटिव आदमी रहा हूँ। मैं हमेशा से एक लेखक रहा हूँ। नाटक करता था, नाटकों में एक्टिंग करता था, नाटक हम्म। डायरेक्ट करता था, गाने लिखता था। तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिसमें मेरी क्रिएटिविटी को मैं यूज कर सकूं। ओके। क्योंकि वरना क्या होता कि मैं बहुत ही ज्यादा जो कटु इंसान होता है, बिटर हम्म। लोग होते हैं, हम्म। हर चीज को बुरा कहते रहते हैं। तो हम्म। अगर आपके अंदर जो है वो, अगर आप उसको दिल खोल के उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपको जो बनना है वो अगर आप में हिम्मत नहीं है उस रास्ते पे जाने की, ओके, तो आप किसी गलत रास्ते में चले जाते हैं, किसी गलत करियर में आप पूरी अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। और फिर आपके अंदर वो कटुता आती जाती है, बिकॉज आपको जो करना था वो आप कर नहीं पाए। हम्म। ओके, तो वो मुझे रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि अगर मैं ये कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहा, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत ही अच्छा स्टडीज में रहा हूँ। और ओके। मैंने मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया, मैंने एमबीए किया, दो दो मास्टर्स डिग्री। बहुत अच्छा जॉब था मेरा। मैं बिजनेस कंसल्टेंट था हम्म। और काफी अच्छी सैलरी थी। तो ये सब छोड़ के एक ऐसे फील्ड में जाना कि जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको सफलता मिलेगी कि नहीं उसकी, जिसमें आपको काम मिलेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। जी जी। ओके। और दूसरी ओर आपका पूरा करियर है, आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं करियर में से, आप इतना पढ़े हुए हैं, आपके पास डिग्रियां है, सब बना बना है। ओके, तो ये एक छोड़ के दूसरे करियर, ऐसे करियर में जंप मारना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। और जबकि आपकी फैमिली है, आपको आपकी एक लाइफस्टाइल है वो भी मेंटेन करनी है। तो वो डिसीजन बहुत डिफिकल्ट था। तो मैंने टाइम लिया, 4-5 साल का नौकरी की। साथ में मैं लिखता था, तो पूरा दिन जॉब करता था, फिर साइड में जाके नाटक करता था, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ जैम करता था, उनके लिए गाने लिखता था। अच्छा। जो अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं जी। उनके लिए। तो ये तो नौकरी में करते हुए आप ये सब कर रहे थे ऑलरेडी। हाँ हाँ, तो ओके। नौकरी करते हुए मैंने साथ में काफी कुछ लिखा। और मैं ये साथ में एक करियर बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अच्छा। नाटक भी लिखे, मैंने हाँ। सीरियल्स में भी कोशिशें की। और फाइनली मैंने जाके जब मेरा एक सीरियल ऑन एयर हुआ, ओके, तो मैंने मेरी नौकरी जो की छोड़ दी
तो और पहला सीरियल कौन सा और था आपका? पहला सीरियल मेरा जो जो आया था वो सब टीवी पे आया था। इट वाज अ कॉमेडी सीरियल अच्छा। जिसका नाम था भाई भैया और ब्रदर। विपुल अमृतलाल शाह जो कि आंखें और लंदन ड्रीम से सब फिल्में बना चुके उन हाँ वो प्रोड्यूस कर रहे थे। हाँ हाँ। और देवेन भोजानी उसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे। तो उनके साथ मैंने ये सीरियल किया था जो जो कि ये भी सीरियल भी 2 महीने में बंद हो गया था। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे सामने ये ऑप्शन फिर से था कि ये जो इतना बड़ा रिस्क लिया है वो छोड़ के वापस चला जाऊं अच्छा, और फिर से जॉब ले लूं। मतलब लेकिन सेल्फ डाउट मैंने क्रिएट हुए वहां पे। हाँ हाँ, सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि चलो जितना थोड़ा और टाइम देते अपने आप को ओके। और अगर अच्छा काम मिलता है करने के लिए और उसमें से कुछ इनकम इसमें से जनरेट राइटिंग में से हो सकती है तो फिर वापस वो जॉब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। और धीरे धीरे मैं करता गया। टीवी में दूसरी सब चीजें लिख रहा था। कुछ कॉमेडी सीरियल्स के कुछ एपिसोड मिल गए, कुछ क्राइम शोज लिख लिए जैसे सावधान इंडिया हो गया। और उसमें क्या इंडिपेंडेंट स्टोरीज होती है, तो अगर आपकी स्टोरी वो अप्रूव होती है तो आप पूरा 1 घंटे की आपकी एक स्टोरी होती है। ठीक है, तो हाँ। ऐसे कुछ एपिसोड लिख लिए और ये करते करते कहीं ना कहीं मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा लिखने का मौका मिला और उनको मेरा काम बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद से वो मेरा करियर जो शिफ्ट था वो मतलब कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसमें से मुझे जो मेरी कॉर्पोरेट जॉब थी उससे भी 5 गुना ज्यादा हाँ इनकम हाँ एक टाइम पे मेरी हो गई थी। हाँ। और मेरी जो स्विच थी करियर की, मतलब एक करियर में से दूसरे करियर में से आने का मेरी जो कोशिश थी वो सक्सेसफुल हो गई। जी। लेकिन फिर भी मैं आया नहीं था टीवी सीरियल लिखने के लिए। हम्म। तो मैं दूसरे आयाम जो होते क्रिएटिविटी के, मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था। दूसरी सब चीजें लिख रहा था। हम्म। मैंने गुजराती फिल्में लिखी, मैंने हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे। मेरी हम्म। गुजराती फिल्में बहुत हिट हो गई। फिर उसमें मैंने गाने लिखना चालू किया। हम्म। तो क्योंकि मैं पहले से गाने लिख रहा था मेरे नाटकों के टाइम से, जी। तो आई वॉज ऑलवेज मैं पहले से ही एक गीतकार था और काफी गाने लिख चुका था। हम्म। तो फिर गुजराती गीतों फिल्मों में गीत लिखने का एक सिलसिला चालू हो गया। तो एक लिरिक्स राइटर गीतकार के तरीके से मैंने कम से कम 25 से 30 फिल्में की है गुजराती में आज तक। ओके। और उसमें से ज्यादातर गाने सुपर हिट रहे हैं। और हम्म। उसके बाद फिल्में गुजराती में लिखी जो कि काफी चली। फिर हाँ हिंदी फिल्मों का दौर चालू हुआ लिखना। हाँ। कुछ फिल्में चली कुछ नहीं चली। फिर बहुत बड़ी हिट मेरी एक आई बाला। डिजिटल में मैंने इनसाइड एज, असुर जैसे शोज लिखे। हम्म। सीरियस मैन जैसी फिल्म है, उसमें मेरा एडिशनल स्क्रीन प्ले है। हम्म। तो फिर काफी सारी चीजें मैं करता गया साथ में और उसी तरीके से करियर आगे बढ़ा। जी, तो ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है वो एक आपका माइलस्टोन कह सकते हैं कि उसने आपको एकदम हाँ हाँ। स्टेब्लिश कर दिया वहां पे। निरंजित, तारक मेहता की जो राइटिंग थी वो आपके आगे आए कंटेंट के मुकाबले काफी अलग। जाहिर है कि एक सीरियल और एक फिल्म की राइटिंग में बहुत फर्क होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तारक मेहता लिखना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, स्पेशली इस तरह के सीरियल्स में आप जो रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, आपको हर रोज़ एक नया इंसिडेंट सोचना पड़ता होगा कि क्या आज दिखाया जाए। तो ये कितना चैलेंजिंग था और कितना एक्साइटिंग था? तारक मेहता का क्या है कि तारक मेहता जो गुजराती नहीं होते उनको पता नहीं है कि बहुत बड़ा लेजेंड है। तारक मेहता इज अ जी वेरी जी। बिग राइटर इन हाँ हाँ गुजराती, हाँ हाँ। जिन्होंने 60s से ये कॉलम लिखना चालू किया था। अच्छा। तो हाँ, तो ही हैज रिटन दिस कॉलम। उन्होंने ये कॉलम जिसका नाम था दुनिया ने उल्टा चश्मा, हम्म। ओके, वो 40 सालों तक लिखा है जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स थे। अच्छा। ठीक है, तो कोई भी गुजराती जो बड़ा होता है उसको थोड़ा सा भी वो होता है तो वो हमेशा ये कॉलम पढ़ के ही बड़ा होता है। जो मेरी पूरे वो 60 के दशक से लेके 2005 तक जो बड़े हुए उन लोगों हाँ की बात कर, हाँ हाँ। कि वो मतलब पूरी जिंदगी वो कॉलम पढ़ के बड़े होते हैं। तो इट वाज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज टू राइट शो।
अभी दूसरा टेलीविजन में, इंडियन टेलीविजन में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम ये होता है कि ये, हमारे यहाँ ये सीजन वाला सिस्टम नहीं है अच्छा। कि एक सीजन आया जिसके 12 एपिसोड है, 15 एपिसोड है, फिर ब्रेक हम्म। हुआ, फिर दूसरा सीजन। अपने हम्म। यहाँ जो भी है वो इनफाइनाइट है, वो चलता वो ही चलता रहता है। रहता है। हाँ, तो और खत्म। कोई भी अच्छी चीज है उसे आप एक हद के साथ ज्यादा खींचेंगे तो फिर उसके साथ जस्टिस करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हाँ हमारे लिए भी एक हद के बाद, क्योंकि मैंने इतने सारे एपिसोड लिखे हैं, ठीक हाँ। है, तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको जो जो आपके जितने भी आइडियाज होते हैं इस इन लोगों को लेके, इस सोसाइटी को लेके, वो सारे आप यूज कर चुके होते हैं। ठीक है, लगभग तो कितने फिर एपिसोड लिखे उसमें आपने तारक मेहता के? और मैंने 1000 से ज्यादा एपिसोड लिखे हैं। माय गॉड। हाँ, जी। तो मतलब एक लेवल पे आप आपका भी एक ब्लॉक हो जाता है दिमाग के, इससे आगे मैं क्या लिखूं, नया हाँ, इसमें क्या लिखूं। सैचुरेशन पर पॉइंट हो हमेशा जाता कुछ ना कुछ मिल जाता था उसमें है। से, एंड आई थरली एंजॉयड राइटिंग दिस। और हम्म। उसमें मतलब कहीं ना कहीं लैग होता है, बिकॉज हम भी कोई भगवान के वो नहीं है हाँ। कि हर हर एपिसोड इतना महान लिखे कि सबको इतना ही मजा आए। ठीक है, लेकिन अभी भी उसका फैन बेस जो है इंडियन टेलीविजन में सबसे बड़ा है। बहुत है, और बहुत है। अभी भी चल रहा है सीरियल, और जी। छोटी छोटी बातों का उसमें ह्यूमर है हम्म। कि आज इसके घर दूध नहीं आया, आज इसकी हम्म। चाय खराब हो गई, आज इसको हम्म। नाश्ता नहीं मिला, आज इसने सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल नहीं भरा, ऐसे में से ह्यूमर निकलती है। तो हम्म। मतलब वो एक लोगों को ऐसा लगता है कि अपने आजू बाजू में हो रहा है, हम्म। एंड दैट्स वाई उनको लगता है कि ये हमारे ही परिवार के लोग हैं, इसलिए वो हम्म। रोज देखने की आदत हो जाती है। अच्छा, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए जो राइटिंग का पैटर्न आप चूज करते हैं, स्क्रीन प्ले राइटिंग का, तो वो उस डायरेक्टर के सोच के अकॉर्डिंगली करते हैं या आपका एक अपना सेट पैटर्न होता है? लाइक मेरी मिखिल मुसाले से जब बात हो रही थी, तो उनकी दो फिल्में आपने लिखी हैं, लाइक मेड इन चाइना एंड रॉन्ग साइड राजू। तो इन दोनों ही फिल्मों का कंटेंट बेशक अलग था, लेकिन द स्टाइल ऑफ राइटिंग वो काफ़ी सिमिलर था, मतलब जो पैटर्न था कहानी को कहने का, वो बहुत सिमिलर था। लेकिन आपने जाहिर सी बात है बाकी जो आपने लिखे हैं उनमें अलग अलग तरह का पैटर्न अपनाया है। तो एक ये डायरेक्टर की सोच के साथ आप कदम मिलाकर ये राइटिंग करते हैं, राइट? नहीं, देखो ये दोनों फिल्में जो थी, ये इनका जो बेसिक जो ड्राफ्ट था, ये निखिल और करण जो मेरा को राइटर है, ये लोग ओके। ऑलरेडी कर चुके थे। हम्म। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी वाज इन प्लेस जब मैं इन प्रोजेक्ट से साथ जुड़ा। लेकिन फिर उसमें बाद में मैंने काफी चेंजेस किए, वो सब किया। लेकिन एक वो डेलिब्रेट चॉइस ही थी कि दोनों का स्ट्रक्चर, मतलब रॉन्ग साइड राजू के बाद जो मेड इन चाइना का स्ट्रक्चर उसके जैसा हम्म। रखने की वो जो कोशिश थी, वो डेलिब्रेट चॉइस ही थी हमारी, जी। क्योंकि वो स्ट्रक्चर में हमको मजा आता था। हम्म। बेसिकली तो यही था, दोनों कहानियां बिल्कुल अलग थी, दोनों प्रीमाइसेस अलग हाँ, थे, सब अलग था। बिल्कुल। हाँ। एक बूटलेगर की कहानी है, एक एंटरप्रेन्योर की कहानी है, फेल्ड एंटरप्रेन्योर की। तो हम्म। कोई उसमें पैरेलल्स नहीं थे, लेकिन ये हम्म। स्ट्रक्चर हमको पसंद था, इसलिए हमने वो यूज किया। तो ओके। मतलब ये जिस प्रोजेक्ट में आप कौन से लेवल पे जुड़ते हैं, आपकी खुद की स्टोरी है या किसी और की है, हम्म। किसी और का सीड है, किसी और की कहानी है जिसके ऊपर आप स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखते हैं, हम्म। वो सब चीजें इसमें मैटर करती है। मैटर एंड ऑफ कर। कोर्स डायरेक्टर का विजन उसमें होता ही है, क्योंकि फाइनली उसको वो जाके आगे डायरेक्ट करनी है फिल्म। हम्म। नीरज जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि एक समय था जब हम लोग देखते थे कि फिल्म में एक ही राइटर है पूरा, जैसे मान लीजिए अगर सलीम जावेद है तो वो पूरी फिल्म सलीम जावेद लिख रहे हैं। अब आजकल हाँ, अब देखेंगे तो बहुत सारे राइटर्स होते हैं एक एक फिल्म के अंदर। जैसे अगर मैं इनकी हाँ, ही बात करूं, मेड इन चाइना की, तो इसमें भी मेरे ख्याल 3-4 राइटर्स थे। तो एक टीम, एक हाँ। बड़ी राइटर्स की टीम हो जाती है। जैसे वेब वेब सीरीज है, उसमें भी राइटर्स की टीम एक साथ काम करती है। तो ये प्रोसेस ईजी होता है या कुछ मुश्किल होता है? कैसे आप लोग वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? नहीं, इसमें बेसिकली जब कोलैबोरेशंस होता है, ऐसा नहीं है कि आजकल सारी फिल्मों में ऐसा होता है। जैसे बाला मैंने अकेले ने लिखी है, जी। भेड़िया मैंने अकेले ने लिखी है। हाँ हाँ। ओके, तो लेकिन कुछ फिल्में हैं जो कोलैबोरेशन में होती है, उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि किसी और का आइडिया या स्टोरी जर्म होता है,
ओके, उसके ऊपर दे नीड प्रोफिशिएंट राइटर टू डू अ प्रोफेशनल जॉब विद द स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स। ओके, जो कि हमेशा हर आदमी नहीं कर पाता है, तो इसलिए दे नीड अ सीनियर राइटर हु कैन लाइक एग्जीक्यूट दोस थिंग्स। ओके, और कुछ कुछ जैसे मेड इन चाइना में इट्स ऑलरेडी बेस्ड ऑन अ बुक बाय परिंदा जोशी, तो उनका भी नाम है राइटर में। ओके, तो ये मेड इन चाइना उनकी बुक है, तो एक वो बुक की स्टोरी है, एक उसके ऊपर से जो अडेप्टेड डायरेक्टर की जो एक वर्जन था वो है, और उसके ऊपर फिर मैंने अपने डायलॉग्स लिखे और जो भी स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए, तो उस हिसाब से क्रेडिट्स होते हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो डिमांड करती है कि उसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो। ओके, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उन कहानियों में। ओके, और अलग अलग स्किल सेट्स की जरूरत होती है, कि जैसे डायलॉग में एक पर्टिकुलर फ्लेवर की जरूरत होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में बेस्ड होती है कहानी। ओके, तो उस अगर जो जिसने स्क्रीन पे लिखा है वो अगर उस रीजन का इतना जानकार नहीं है आदमी, तो फिर उस रीजन का जो जिसको फ्लेवर का सेंस है, ऐसे राइटर को, डायलॉग राइटर को वो लोग हायर करते। तो हर प्रोजेक्ट का अलग अलग होता है, लेकिन जिसमें जिस आदमी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको वो 100% वो करना होता है, कि जिसको अगर मुझे डायलॉग करने हैं तो मुझे फिर 100% उसके डायलॉग करने। ओके, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 4 डायलॉग ये लिखेगा, 4 डायलॉग मैं लिखूंगा, ऐसा। या कोई स्क्रीन प्ले कर रहा है तो वो 100% स्क्रीन प्ले करेगा, किसी की स्टोरी है तो वो उसकी स्टोरी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी आपने बताया कि एडिशनल स्क्रीन प्ले, वो क्या होता है? एडिशनल स्क्रीन प्ले में आप क्या करते हैं? एडिशनल स्क्रीन प्ले में जबकि स्क्रीन प्ले होता है, बट some people feel that the screenplay is not watertight, और इसमें अभी भी और काम की जरूरत है। अच्छा, ओके, then someone else comes in and वो स्क्रीन प्ले में उसके ऊपर थोड़ा और काम करते हैं, और कुछ सीन्स के सीक्वेंसेस बदलते हैं, कुछ नए सीन्स ऐड करते हैं। ओके, कुछ सीन्स का स्ट्रक्चर बदलते हैं, और उसको अलग थोड़ा ढांचा उसका बदलते हैं। अच्छा। ओके, तो वो करने वाले जो राइटर होते हैं वो उनको एडिशनल स्क्रीन प्ले का क्रेडिट मिलता है। ओके, तो आप इतना, मतलब आपकी स्क्रिप्ट्स ज्यादातर जो है, खास तौर पे वेब सीरीज की भी, या जो फिल्में आपने बनाई है, बहुत टाइट होती है, मतलब बहुत कुछ इतना, मतलब कुछ स्पेस ज्यादा होता नहीं लोगों के लिए कि बहुत ज्यादा मतलब उनको बहुत ज्यादा सोचना पड़े या बोर हो जाए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। तो इतना जो टाइट स्क्रिप्ट आप लिखते हैं, तो इसके रीजन आपके जो इंस्पिरेशंस हैं वो कहाँ से आती है? मतलब जैसे आपने किन राइटरों से, किन स्क्रीन प्ले राइटरों से आप प्रेरित रहे कि भाई मुझे इस तरह की चीजें करनी है? एक फ्लेवर आपने कैसे बनाया उसका? नहीं, अभी देखिए, सारी सारे फिल्मों की स्क्रिप्ट टाइट है ऐसा नहीं है। ओके, कुछ फिल्में जो नहीं चली है उनकी नहीं भी है टाइट। अच्छा, ठीक है, तो मतलब ऐसे मैं जनरलाइज नहीं करता हूँ उसको। लेकिन ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसेस है, जो कि हमारे महान राइटर्स रहे हैं। सलीम जावेद का इन्फ्लुएंस है, हॉलीवुड के जो जाने माने राइटर्स है, फ्रेडी चर्च की है या चार्ली कॉफमैन है, उन सब का इन्फ्लुएंस रहा है। कंटेम्पररीज में मतलब हम लोग, हमारी पीढ़ी जो बड़ी हुई है, तो हमारे लिए जो जिन राइटर्स को हम लुकअप करते थे वो जयदीप साहनी, अनुराग कश्यप जैसे राइटर्स है, जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, काफी अच्छा काम करके गए हैं। अभिजात जोशी और राजकुमार हिरानी जैसे राइटर्स है, विशाल भारद्वाज जैसे राइटर्स है। तो ये सब जो है ये इंस्पायर करते हैं, और उनका जो काम है वो विजय आनंद की कहानियां जो है वो काफी हमेशा टाइट होती थी। जॉनी मेरा नाम आप देख लीजिए, ज्वेल थीफ देख लीजिए, तो वो सब जो स्क्रीन प्लेज है वो इमेंसली इंस्पायर करते हैं, और उनके जैसा करने की कोशिश करते हैं। हमेशा तो सक्सेसफुल नहीं होते, बट जब सक्सेसफुल होते हैं तब रिजल्ट अच्छा होता है।
जी, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप सक्सेसफुल रहे हैं इन मामलों में। अच्छा, आई कौन सा होप जॉनर आप ऐसा हाँ कौन सा जॉनर आपका फेवरेट रहा है? जैसे कॉमेडी भी आपने लिखा है और थोड़ा हाँ हाँ सस्पेंस थ्रिलर भी से आपने लिख दिया। जैसे अगर देखा जाए तो हम्म, इनसाइड एड जो है काफी वो है, काफी हाँ पेसी है, काफी हाँ ये मसाला ड्रामा का। है बेसिकली। हाँ हाँ। हाँ तो किस तरह का जॉनर आप ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब कंफर्टेबल आपका होम कौन सा है? हाँ हाँ। नहीं नहीं, मुझे सबसे ज्यादा पसंद वो जॉनरा है कि जिसमें मैंने लिखा नहीं। ओके, अच्छा। जो जो नया होता है वो मुझे ज्यादा एक्साइट करता है। ओके। ओके, इसीलिए मैं नए नए तरह की फिल्में करने की कोशिश करता रहता हूँ। हाँ। ओके, और कॉन्स्टेंटली मतलब अभी आगे भी जो जो फिल्में कर रहा हूँ वो भी बिल्कुल ही नए विषय है, बिल्कुल ही नए नए तरह की कहानियां हैं। हम्म। ओके, तो वही चीज मुझे एक्साइट करती है। मतलब फिर उसके अंदर थोड़ा कहीं पे कॉमेडी आ गई या कहीं पे थ्रिलर आ गया। देखिए बेसिकली एक एक जो चीज है वो है एंगेजमेंट, जो एंगेज। कि आपको लोगों को एंगेज करना है। ओके, हम्म। एंटरटेनमेंट जो है वो गलत वर्ड है एक्चुअली। या। एक्चुअली जो वर्ड है वो एंगेजमेंट है, कि हम्म। आप करुण कहानी बता रहे हैं या एडवेंचर है या सस्पेंस है या हम्म। थ्रिलर है या कॉमेडी है, हम्म। आपको लोगों को एंगेज करके रखना है उनको। हम्म। मतलब उसके अंदर जो कहानी है उसके नैरेटिव के अंदर उनको लपेट लेना है। ये हम्म। राइटर का काम है बेसिकली। हम्म। ओके, तो वही है, जॉनरा क्या है वो मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे ज्यादा पसंद है, जैसे थ्रिलर्स है, कॉमेडीज है, लेकिन मुझे हॉरर फिल्में भी लिखनी है, मुझे साइंस फिक्शन भी लिखना है, मुझे हम्म। बायोपिक्स भी लिखनी है। हम्म। बायोपिक्स में ऑलरेडी लिख रहा हूँ एक दो। तो मैं मुझे एक्साइट तो वही करता है जो नया होता जो नया हो, राइट। अच्छा, वेब सीरीज में जो काम करने का तरीका होता है, थोड़ा सा उसको भी बताइए। जैसे आपने असुर लिखा, है। और बहुत बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं असुर के अंदर, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, बहुत सारे डायलॉग्स में भी बहुत सारी रेफरेंसेस हैं, पुराने हाँ माइथोलॉजिकल हाँ रेफरेंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ इनसाइड एज की अगर मैं बात करूं तो वो भी बहुत ज्यादा, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और सबसे अच्छी बात इनसाइड एज की ये लगती है कि उसमें क्रिकेट बेस्ड जरूर है, लेकिन आपने सोसाइटी की भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड की। जैसा एक प्रशांत और मिश्रा का जो रिलेशनशिप था, वो बहुत ही, मुझे लगता है कि लोग हमेशा याद रखेंगे उस चीज को, कि वो जो आपने जिस तरह से उस चीज को ब्यूटीफाई हाँ किया। हाँ तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि वेब सीरीज में जब आप सोचते हैं तो इतने सारे कैरेक्टरों को कैसे आप सोच पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, और उनको फिर हाँ। एक खाका कैसे बना लेते हैं उनका, पूरा एक कहानी का। नहीं, वही मैंने जैसे आपको कहा कि इसीलिए वेब सीरीज में राइटर्स रूम होता है, कि मैंने जो इनसाइड एज लिखा उसके साथ में उसमें मेरे साथ दो और मेन राइटर्स थे, हम्म। सौरव डे और अमेय सारदा। तो हम लोगों ने, और करण अंशुमन जो कि शो का क्रिएटर है, वो भी हम्म। ही इज आल्सो वन ऑफ द राइटर्स। हम्म। तो सारे मिलके मतलब पहले सारे जो हमारे मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनकी कहानियां बुनने की कोशिश करते हैं, उनका आर्क क्या है, वो पूरी सीजन में क्या कर रहे हैं, हम्म। पूरी सीजन की कहानी क्या है, उसमें ओवरऑल क्या हो रहा है, हम्म। और फिर एक के बाद एक एपिसोड्स में क्या हो रहा है, उनकी कहानियां क्या है, वो हम्म। करने की। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और उसमें बहुत रीराइट्स और ये सब लगता है। हम्म। ओके, और कभी कभी आप खुद बीइंग अ राइटर आप खो जाते हैं, आपको कौन सी चीज कौन से एपिसोड में थी वो सब याद नहीं रहता, मतलब यू हम्म। गेट लॉस्ट। या। ओके, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपके साथ वाले जो को राइटर्स है वो भी आपके जितने ही पैशनेट है, तो हम्म। हमेशा काम करने का बहुत ज्यादा मजा आता है। तो हम्म। जैसे असुर का पूरा श्रेय जाता है जो शो का क्रिएटर और मेरा को राइटर है गौरव शुक्ला। वही है कि आपको एक ऐसे लोग मिले कि जिनके हम्म। साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, और जिनके साथ जो कि आपके ऊपर से भार ले ले, मतलब हम्म। आपको आप फ्रीली लिख सके, क्योंकि आपको पता है कि ये मतलब क्रिकेट के जैसा है, कि हाँ। अगर फील्डर पे भरोसा नहीं है तो बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाता, हम्म। क्योंकि उसको पता है ये कैच ड्रॉप कर देगा, मैं इतनी हाँ। मेहनत करके आउट स्विंग फेंकूं। ओके। ओके, तो वो अगर आपको दूसरे लोगों पे भरोसा है तो आप अच्छा काम इसमें कर सकते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। टीम बहुत इम्पोर्टेंट है वेब सीरीज।
जी जी, मेरी बात हुई थी शैलेंद्र झा जी से भी। हम ग्रैंड के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो राइटर्स हैं वो हमारे यहाँ पे एक तरीके से रिले रेस चलते हैं, मतलब एक बैटन जो है वो दूसरे को दे देता है, फिर दूसरा आगे लेके जाता है, इस तरह से। तो अच्छा, आपने एडेप्टेशंस भी काफी सारे किए हैं, तो ये थोड़ा किस तरह का चैलेंज होता है एडेप्टेशन में, ये मुझे बताइए। हेलो। एडेप्टेशन अपने आप में एक अलग से चैलेंज है। जी। एडेप्टेशन में ऐसा है कि आपको ना पहले जो जो मूल कृति है, ठीक हम्म। है, उसमें से आपको एक्साइट क्या करना है, कर रहा है, वो आपको डिसाइड करना है कि हम्म। इसमें ये जो चीज है ये मुझे अच्छी लगती है, इसके ऊपर मैं बिल्ड करूंगा। हम्म। ओके। और उसके बाद आपको वो चीज को अपनी खुद की बना लेना है। आपको भूल जाना है कि आप नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म को अडेप्ट कर रहे हैं, या कोई बहुत बड़े राइटर की, सत्यजीत रे की शॉर्ट स्टोरी है या कुछ है, हम्म। ठीक है। तो आपको वो कहीं ना कहीं भूल जाके फिर एक अपना वर्जन उसमें बनाना पड़ेगा। हम्म। और तभी कहीं पे जाके आप उसके साथ पूरा जस्टिस कर पाएंगे। तो ये हम्म। मेरा टेक होता है जब भी मैं कोई एडेप्टेशन अप्रोच करता हूँ। हम्म। जी नीरज जी, सत्यजीत राय की आपने बात करी, तो अभी हाल में नेटफ्लिक्स पर उनकी 4 कहानियों पर आधारित एक मिनी सीरीज आई है, जिसमें से 2 कहानियाँ का जो अडेप्टेशन है वो आपने किया है। एक कहानी का नाम है हंगामा क्यों है बर्पा, और दूसरी है स्पॉटलाइट। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने ये अब तक देख लिया होगा। काफ़ी अलग अलग अंदाज में आपने इन दोनों कहानियों को अडेप्ट किया है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जहाँ पे हंगामा है क्यों बर्पा को बहुत तारीफ़ें मिल रही है बिल्कुल, और स्पॉटलाइट को लेकर थोड़े से मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं लोगों के, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्योंकि ये जो फिल्म है ना स्पॉटलाइट, ये इट इज सपोज टू बी अ ट्रिब्यूट टू सत्यजीत रे इन ईच एंड रियली? एवरी वे पॉसिबल। अच्छा। ठीक है, तो वो शुरू ही सत्यजीत रे के कोट से होती है, जो कि इम्प्रोवाइजेशन के बारे में। हम्म। तो आप सत्यजीत रे साहब की खुद की सारी फिल्में ले लीजिए, सारी अडेप्टेशन है। कोई हम्म। शॉर्ट स्टोरी का अडेप्टेशन है, कोई नॉवेल का अडेप्टेशन है, हम्म। कोई इब्सन के प्ले का अडेप्टेशन है, गण हम्म। शत्रु जो है एनिमी ऑफ द पीपल। ठीक है, तो उनकी सारी जो कृतियां है, ठीक हम्म। है, वो कहीं ना कहीं अडेप्टेशन है, और उन्होंने खुल के अपना वर्जन बनाया है। वो कहीं भी जो ओरिजिनल कृति है उसी को उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं की। नहीं करी, हाँ। So this is more of a tribute in the style of Satyajit Ray. Okay, जी। how he would have preferred to do it. हम्म। और उसमें उनकी काफी सारी चीजें, उनकी फिल्मों की, उनकी स्टाइल की, हम्म। उनकी कहानियों की उसमें जुड़ी हुई है। तो हम्म। आप अगर सत्यजीत रे साहब की अगर सारी कहानियां पढ़ चुके, सारी फिल्में पढ़ चुके, तो आपको उनकी 1000 चीजों का रेफरेंस उसमें स्पॉटलाइट में देखने को मिलेगा। हर आदमी अवेयर भी नहीं होता, उसको हर चीज का वो चीजों का पता भी नहीं होता। जी जी जी, ओके, हाँ हाँ। बट इट इज सपोज टू बी दैट। हम्म। ओके, हम्म। and that's why it is not a commercial film where the intention हमारा ऐसा है कि सब लोग आए, सब लोग देखे, जिनको देखना है देखे। हम्म। नेटफ्लिक्स पे है, और जिनको पसंद आती है उनको पसंद आती है। हम्म। हाँ, क्योंकि ये एक आजकल बहुत अच्छा सारे, एक चॉइस हो गया राइटर्स के लिए भी ना, कि मतलब वो फ्री विल से काम कर सकते हैं अपने, बहुत ज्यादा नहीं नहीं कमर्शियल देखिए एंगल ये, से नहीं। हाँ। नहीं नहीं, मुझे तो कभी फ्री विल से काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे ऊपर हमेशा कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि या जी। तो टीआरपी लेके आनी है, या तो आपको हम्म। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेके आना है, ठीक हम्म। है, या तो सब्सक्राइबर्स लेके आने हैं अगर ओटीटी शो है तो। हम्म। ओके, तो हमेशा राइटर के ऊपर तो वो, बिकॉज आपकी जो भी कहानी है उसके ऊपर ओनर्स है कि आपको ये सारी चीजें लेकर आनी है। हम्म। ओके, तो मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि हम्म। आप जो फ्री विल से भी जो एक्सप्रेशन है आपका, उसके ऊपर भी वो ऐसे 10 कंस्ट्रेंट्स है। हम्म। ओके, लेकिन जो लोग ये चीज अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये उनके लिए है। हम्म। ओके, तो वो हर चीज हर आदमी के लिए हो, वो जरूरी नहीं है। नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आज सही की बात। दुनिया में ओटीटी पे इसीलिए ऐसी चीजें आती है जो हर चीज, मतलब आप जैसे मिर्जापुर जैसा शो ले लीजिए, तो वो बच्चों हम्म। के लिए नहीं। ओके, तो हम्म। फिर आप उसमें कह रहे मेरे बच्चे ने देखा वो ऐसा हो गया, वो है ही नहीं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। हम्म। या फिर आप अगर इनसाइड एज जैसा शो ले लीजिए, और कोई आदमी जिसको स्पोर्ट्स में रुचि नहीं है, वो बोलेगा हम्म। अरे ये क्या, मैं तो बोर हो गया। तो उसके हम्म। लिए नहीं है। वो जो क्रिकेट हम्म। का फैन है उसको मजा आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल, हाँ। उसमें सारी क्रिकेट की इंट्रिकेसीज है। ठीक है, जो हम्म। आदमी लव स्टोरीज देखना ही पसंद करता है, उसको आप असुर दिखा दीजिए, वो बोलेगा यार ये क्या है, मैं तो डर गया इसमें। राइट।
दैट्स तो राइट। हर चीज हर आदमी के लिए नहीं होती है, तो वही हमको एक्सेप्ट करके आगे चलना है। और राइटर्स भी वही एक्सेप्ट करके लिखते हैं कि भाई ये जो मैं लिख रहा हूँ ये उस ऑडियंस के लिए लिख रहा हूँ जो ये सारी चीजें अप्रिशिएट कर सकते। दैट्स राइट। एंड इफ दैट ऑडियंस इज बिग इनफ एंड इफ समवन इज पुटिंग मनी फॉर दैट, क्यों नहीं आप लिख सकते? आप लिख ही सकते हैं ना। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। अच्छा नीरन जी, आपने लिरिक्स भी लिखे हैं गुजराती में, तो आपने काफी लिखा है और काफी सक्सेस भी रहे हैं आपके गाने। हिंदी में कोशिशें कितनी चल रही हैं अभी? नहीं, हिंदी में देखिए, मैं तो मेरी फिल्मों का कोई अभी एक आध दो गाने हैं तो मैं लिख देता हूँ। अच्छा। बाकी मुझे गुजराती में ही लिखना ज्यादा पसंद है गाने, क्योंकि मेरी मदर टंग। जी। तो अभी आप नया अभी क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में? आप डायरेक्शन में भी कुछ ट्राई कर रहे हैं क्या? नहीं, मुझे अभी डायरेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आई एम हैप्पी राइटिंग। या ओके। तो अभी किस किस तरह के शोज आपके आने वाले हैं? शोज तो ज्यादा नहीं आ रहे, मोस्टली फिल्में हैं। अच्छा। और उसमें ये एक फिल्म अनाउंस्ड है जो कि भेड़िया है। तो अगले अप्रैल में अनाउंस हुई है। अगर सब ठीक रहा और कोरोना से निजात पा ली हमने, थिएटर्स खुल गए, तो होपफुली अप्रैल में रिलीज हो जाएगी 2022 में। ओके। तो निरन जी, आपको आने वाले सभी आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपने इतनी सारी इनसाइट हमसे शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया।